गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बायोलॉजी का एक लेसन फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं 11 का। तो सबसे पहले बच्चों, जो सामान्य चीजें हैं बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान क्या है, आइए देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। बच्चों, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, दूसरा है बायो का मतलब होता है शरीर और लोगोस का मतलब होता है इस प्रकार का इस शब्द की परिभाषा देखिए। विज्ञान की वह शाखा जिससे सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बच्चों बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बायो दो वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है लोगो। बायो का मतलब सजीव, लोगोस का मतलब अध्ययन। परिभाषा क्या बनी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हर विज्ञान के जनक होते हैं तो फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक। बच्चों, जीव विज्ञान के जनक थे एरिस्टियो। इसको सामान्य भाषा में आप लोग अरस्तु कहते हैं। साइंटिस्ट नहीं थे, एक फिलोसोफर, दार्शनिक थे। इन्होंने जीव विज्ञान के लिए बहुत काम किया था। उनको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। और एरिस्टियो अथवा अरस्तु। बच्चों, ये नीट के लिए आपको याद रखना है, आपकी बुक में नहीं है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक में नहीं है, ये बुक से थोड़ा सा अलग है जो आपको काम है। अब बच्चों, बायोलॉजी में ब्रांचेस क्या है? जीव विज्ञान की शाखा। मुख्य रूप से बच्चों जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है दूसरा है बोटेनी और तीसरा है बच्चों माइक्रो। जीव विज्ञान की कितनी ब्रांच है? जीव विज्ञान के मतलब 3 ब्रांच है। मुख्य रूप से इसमें बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से जीव विज्ञान को आपको 3 भागों में बांटना है। जूलॉजी, बोटेनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आगे आप देखिए, जूलॉजी में बच्चों 2 वर्ड कौन? जून का बच्चों, जून का मतलब होता है एनिमल, प्राणी। और लोगोस का मतलब आप जानते हो अध्ययन। जूलॉजी की परिभाषा क्या बनी? जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि बच्चों जीव विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। तो बच्चों, अगर जूलॉजी है इसके भी जनक होंगे, तो फादर ऑफ जूलॉजी
क्या लिखता हूँ फादर ऑफ अगेन यही है बच्चों बोथ एरिस्टो और फादर ऑफ वॉल्टेयर ये है बच्चों अब बोटेनी बच्चों वर्ड है कि बोटेनी से ही आया ग्रीक वर्ड है बोटेनी तो ग्रीक में बच्चों बोटेनी हर साथ या पादप को बोटेनी अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया इसमें आप क्या करोगे इसमें आप पादपों का अध्ययन करोगे उसके बाद बच्चों माइक्रोबायोलॉजी तो एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनो बच्चों इन्होंने देखा कि जितने सजीव हमको बाहर दिखाई दे रहे हैं घूमते फिरते या प्लांट्स जो पौधे हैं इनके अलावा इससे कहीं ज्यादा सजीव ऐसे हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती और उन्होंने इन सजीवों को बच्चों क्या कहा माइक्रोब्स का सूक्ष्म जीव का और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव उत्पादन को माइक्रोबायोलॉजी और एंटो और बच्चों ये है कॉमन चीजें हैं बच्चों जो आपकी बुक में नहीं है ये वो तो पहले से कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है जीव विज्ञान की कौन सी तीन मूलभूत शाखाएं हैं वो कहेंगे जूलॉजी किसे कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बॉटनी किसे कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी कौन है माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है बच्चों ये कॉमन टॉपिक है जो जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कोई भी आपको पूछे जीव विज्ञान क्या है ये सब कहाँ से आएगा इसके जनक कौन जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है दोनों ग्रीक वर्ड है बायो एंड चलो अब बच्चों देखते हैं आपकी बुक में क्या है जो टॉपिक है बच्चों वो देख लेते हैं ये पहला लेसन है बच्चों जीव जगत कैसा निराला है आपको क्वेश्चन पूछा है जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी देखे तो आप अचंभित हो जाओगे विस्मयकारी अचंभित करने वाली है असाधारण वास सजीव ऐसे ऐसे जगह रहते आप सोच नहीं सकते ठंडे प्रदेश पर्णपाती वन जहाँ पतझड़ जंगल होते हैं वो महासागर अलवणीय जल झील मरुस्थल गर्म झरने हर ऐसी जगह जहाँ आवास बनता हो वहां सजीव रहते हैं सरपट दौड़ते घोड़े प्रवासी पक्षियां मतलब एक साथ पक्षी माइग्रेट होती है वो घाटियों में खिलते फूल वैली ऑफ फ्लावर अथवा आक्रमणकारी सार्क अगर आप डिस्कवरी देखते हो ये सब देखते हैं बच्चों
इनकी सुंदरता है वो विस्मय करने वाली और एक चमत्कार का आह्वान करती है। क्वेश्चन बच्चों ये है, हमने कहा कि सजीवों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, वो जीव विज्ञान है। क्वेश्चन यही है कि सजीव क्या है। आपने कहा सर जिसमें जीवन होता है वो सजीव है। फिर नया क्वेश्चन है बच्चों कि जीवन क्या है। ठीक है, मैंने कहा जीव विज्ञान क्या है, आपने कहा सर जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं। मैंने कहा सजीव किसे कहते हैं, तो आपने कहा सर जिसमें जीवन होता है। अब क्वेश्चन है बच्चों, जीवन क्या है। जीवन क्या है, इसके पीछे भी दो क्वेश्चन है। जीवन क्या है, इसके पीछे भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों तकनीक वाला जो हमको पढ़ना है, और दूसरा क्वेश्चन जो दार्शनिक है। पहला क्वेश्चन ये है, जब आप सजीव को निर्जीव से अलग कर सकते हो, अर्थात सजीव और निर्जीव में क्या भिन्नता है, अगर आप उसे समझ लो तो आप जीवन की परिभाषा समझ जाओ। ये तकनीकी प्रश्न। दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, फिलोसॉफी वाला है, जीवन का उद्देश्य क्या है। हम दार्शनिक नहीं, हमको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना। तो हमको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, क्या सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या है। अगर हमें ये पता चल गया कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या है बच्चों, तो आप जीवन की परिभाषा दे सकते हो। अगर जीवन की परिभाषा दी आपने, तो आपने सजीवों के बारे में जाना। सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जीवन होता है। जीवन क्या है, उसके लिए आपको सजीव और निर्जीव के बीच का जो अंतर है वो जानना पड़ेगा। वही हम इस पूरे लेसन में वही ढूंढेंगे, जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, जीव लिखा है, ठीक है, जीवन क्या है। हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्राय जीवों की स्पष्ट अभिलक्षण को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण है, कौन से स्पष्ट लक्षण है जो सजीव में है लेकिन निर्जीव में नहीं। जैसे वृद्धि है, जनन है, पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदना है। ये तुरंत हमारे मस्तिष्क में आते हैं कि जिसमें वृद्धि होगी, जिसमें जनन होगा, जो पर्यावरण के प्रति अपने आप को संवेदना उत्पन्न कर सकता है या उसके अनुकूल कार्य कर सकता है, वो सजीव है या उसमें जीवन है। इसके अलावा उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि तैयार करना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि भी बच्चों सजीवों के लक्षण। ठीक, तो इन लक्षणों को हम एक एक करके लक्षणों को पढ़ेंगे बच्चों। पहला है वृद्धि, और आपकी बुक में पहला पॉइंट लिखा है बच्चों कि सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार में और उनकी संख्या में वृद्धि। तो सजीवों का भार और उनकी संख्या में बढ़ना, ये वृद्धि के लक्षण। बहुकोषीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत होती है बच्चों। और आप पौधे की वृद्धि और प्राणी की वृद्धि की तुलना करें, तो पौधे जब तक जीवित रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन प्राणियों में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। आपकी हाइट एक निश्चित समय तक ही बढ़ेगी, 18 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 21 साल तक। उसके बाद आप क्या नहीं करेंगे, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। पौधों में ऐसा नहीं। पौधे जब तक, ठीक है सर, बड़ा टफ है सर बच्चों। वनस्पतियां जब तक जीवित रहती हैं तब तक वृद्धि करते हैं, लेकिन प्राणी की वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। क्या बच्चों, चलिए, तो प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयतक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता रहता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। ये हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं।
जो सजीव एक कोषीय होते हैं जिनका जीवन काल केवल एक ही कोशिका में पूरा होता है बच्चों, उसे एक कोषीय सजीव कहते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन, मतलब शरीर के बाहर इनका आप संवर्धन कर सकते हो। सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकते हो। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी और पादपों में वृद्धि और जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं। प्राणियों में वृद्धि अलग चीज, उच्च कक्षा के जो प्राणी हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनमें वृद्धि और जनन दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। वृद्धि अलग चीज है, जनन अलग चीज है। देखिए बच्चों, जो एक कोषीय प्राणी है, एक कोषीय वनस्पति है, एक कोषीय सजीव है, उनमें जब भी जनन होगा उनकी संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वृद्धि और जनन वहां पे एक ही चीज होती है। कहां पे? एक कोषीय सजीव होगी। वहां नीचे लिखा होगा, आप देखेंगे। हमें याद रखना है कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि भार को हम वृद्धि का विलक्षण मानते हैं, हम ये कहें कि भाई जिसके भार में वृद्धि होगी, जिसका भार बढ़ेगा वो वृद्धि है, जिसका भी भार बढ़ेगा वो वृद्धि है। तो क्या केवल सजीवों का ही भार बढ़ता है? निर्जीव का भी भार बढ़ता है। पर्वत है, धीरे धीरे पर्वत बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे पर्वत छोटे होते जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। पर्वत बन रहा है तो उसका आकार बढ़ रहा है, पर्वत टूट रहा है तो उसका आकार कम हो रहा है। ठीक? या रेत का टीला है, यहाँ पे रेत का टीला था, यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया, यहाँ धीरे धीरे उसने बढ़ना शुरू कर दिया। क्रिस्टलीकरण है केमिस्ट्री में, क्रिस्टल की रचना होती गोलासन होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये सब निर्जीव है। तो भार को अगर आप वृद्धि का पैमाना माने तो सजीव भी वृद्धि कर सकता है और निर्जीव भी वृद्धि कर सकता है। इसका मतलब वृद्धि के आधार पर आप सजीव को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते। वृद्धि होना इस सजीव का अभिन्न लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्जीव वृद्धि नहीं करते। एग्जाम्पल आपने देखे, पर्वत का बढ़ना या क्रिस्टल में क्रिस्टल की मात्रा बढ़ना या रेत के टीले का बढ़ना, ये भी वृद्धि है। ठीक है, लेकिन वृद्धि के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? सजीवों को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जिसमें वृद्धि होगी वो सजीव है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सभी सजीव में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ निर्जीव में भी वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों, वृद्धि के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? सजीवों को निर्जीवों से अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक दूसरा लक्षण है जनन। जो प्रत्येक सजीव क्या करता है? प्रत्येक सजीव में एक क्षमता है कि वो अपनी जैसी संतति का निर्माण करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक सजीव क्या करता है? अपनी जैसी संतति का निर्माण करने की क्षमता रखता है, और इसी क्षमता को बच्चों जनन कहते हैं। और ये भी सजीवों का एक अभिन्न लक्षण है। बहुकोषीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता जैसे होते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अलैंगिक जनन होगा तो उसके लक्षण अपने सब कुछ अपने माता पिता जैसा। जीव अलैंगिक जनन भी करते, मैंने आपको बताया है। फंजाई अर्थात कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते, संख्या बढ़ाते और सरलता से फैल जाते हैं। इस समय बरसात का मौसम, आप देखें कहीं पे आपने चमड़े की बेल्ट रखी है, उसमें पूरे फंगाई लग जाए। कहीं पे ब्रेड रख दो, थोड़ा नमी होगी उसमें, पूरा काला हो जाता है। ये क्या है बच्चे? बीजाणु, अलैंगिक बीजाणु द्वारा क्या करते हैं? अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, सरलता से फैल जाते हैं। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट और हाइड्रा, इनमें मुकुलन होता है, कलिका बनती है और कलिका नया सजीव बना लेती है। प्लेन एरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है। प्लेन एरिया बच्चे एक चपटा कृमि है, इसके अगर आप दो टुकड़े करें तो ये दोनों टुकड़े दो नए प्लेन एरिया बन जाएंगे। दो के चार टुकड़े करो तो चार नए, जितने इसके टुकड़े करोगे उतने आपको नए प्लेन एरिया मिलेंगे।
इसको पुनर्जनन कहते हैं, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर की लुप्त अंग को प्राय पुनः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई, तंतुमय शैवाल, मांस का प्रथम तंतु मॉस है बच्चों, मॉस, ब्रायोफाइट, द्विअंगी वनस्पति है, ब्रायोफाइट है, सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। टूट गए, जितने टूटे उतने नए बन गए। एक कोषीय जीव जैसे जीवाणु है, एक कोषीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करता है। जनन की वृद्धि, जनन और वृद्धि दोनों पर्यायवाची है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एक कोषीय सजीव है, जब कोशिका विभाजन द्वारा 1 से 2 बनते हैं तो बच्चों इनकी संख्या भी बढ़ती है और इनमें जनन भी होता है। एक कोषीय सजीवों में जनन और वृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। अर्थात जब संख्या बढ़ेगी तो उनमें वृद्धि भी होगी और उनकी संततियां भी बढ़ेगी। अब बच्चों, जिस तरह से वृद्धि निर्जीव में होती है और इसी प्रकार से आप वृद्धि के द्वारा सजीव को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा आवश्यक है कि सभी सजीव में प्रजनन की क्षमता हो? बहुत सारे सजीव ऐसे हैं जो सजीव तो है लेकिन उनमें प्रजनन की क्षमता नहीं, जैसे खच्चर है। जो मधुमक्खियां होती है उसमें जो वर्कर बी होती है, कामदार मधुमक्खियां होती है। नपुंसक दंपतियां है मनुष्य में, जो नपुंसक है, बांझ है, पुरुष नपुंसक है, स्त्री बांझ है, जिनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं। क्या वो निर्जीव है? अगर आप ये कहें कि जो जनन करेगा, जो संतति का निर्माण करेगा वो सजीव है, तो क्या खच्चर निर्जीव है? नहीं। इसका मतलब सारे सजीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। तो जनन सजीव का अभिन्न लक्षण है, लेकिन इसके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते हो? सजीव को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते। ये लक्षण भी, जनन भी क्या नहीं बताता है? सजीव को जनन के आधार पर निर्जीव से अलग नहीं किया जा सकता। क्या बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे भेजूंगा। ठीक, यहाँ तक आप इसको पढ़ना एक बार, सुनना एक बार, देखना, और जो आपकी किताब आपको मिली हुई है हमारे स्कूल से उस पर एक बार पढ़ना, और जो ये टॉपिक मैंने बोले इनको अंडरलाइन करके इनको नोटबुक में लिखना, स्कूल की नोटबुक बनाना, उसमें इनको लिखते चले जाना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।